गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पूस की रात कहानी पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित कराई थी। पूस की रात जो कहानी है वो सामंती व्यवस्था और महाजनी सभ्यता की पृष्ठभूमि पर लिखी छोटी जोत के किसानों का जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में अपनी कल्पना और अपनी वस्तु चेतना दोनों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रेमचंद इस कहानी में हल्कू के माध्यम से जो छोटी जोत के किसान हैं उनके जीवन को बड़े ही यथार्थवादी तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और कहीं न कहीं कमोबेश छोटी जोत के किसानों के जीवन की आज भी वही समस्या है। 19-20 का अंतर आया होगा, क्योंकि हम जिस परिवेश में हैं कहीं न कहीं हम सभी ग्रामीण और किसानी परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना आसान है, महसूस करना आसान है, सहज है। जी पाना, प्रेमचंद की इस कहानी के माध्यम से हल्कू के जीवन को देख पाना बड़ा ही सहज है। पूस की रात प्रेमचंद की ये जो कहानी है, यहाँ पर प्रेमचंद जो अब तक आदर्शवादी रहे थे अब वो यथार्थवादी हो गए हैं। हालांकि प्रेमचंद खुद कहते हैं कि मैं यथार्थवादी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियों का जो रुख है वो यथार्थवादी हो गया है। आइए देखते हैं कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। सहना बहुत उस साहूकार का व्यक्ति है, उस साहूकार का आदमी है, उस महाजन का आदमी है जिससे उसने ब्याज पे पैसे लिए हुए हैं। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया। खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। प्रेमचंद की कहानियाँ या उपन्यास पढ़ते समय एक चीज़ बड़े ही स्पष्ट तौर पे देखी और समझी जा सकती है, वो ये कि जो छोटा आदमी है आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके लिए इज्जत बड़ी चीज़ है, उसके लिए मर्यादा बड़ी चीज़ है। यही मर्यादा हमें गोदान में भी दिखाई पड़ती है। और वो कह रहा है कि बला से ठंडी लगेगी, कुछ भी होगा, लेकिन पिंड तो छूटेगा। वो गालियां तो नहीं देगा, वो घुड़कियां तो नहीं देगा, वो बेइज्जती तो नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि पैसा दे दे, किसी तरह से इस सहना से पिंड छूटे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई, आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो या तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। वर्तमान समय में किसान जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों के द्वारा की गई आत्महत्याएं कहीं न कहीं इस कहानी की प्रासंगिकता को दर्शाती हैं।
आज भी किसान कर्जों से उबर नहीं पा रहा है और कहीं न कहीं ये प्रेमचंद के अपने समय की भी समस्या रही होगी, इसीलिए ये कहानी का हिस्सा बन पाई। किसी न किसी तरह से महाजनी और सामंती जो सभ्यता थी 20वें दशक के शुरुआती समय की या 19वीं सदी की, कि जिसमें किसान जो है कर्ज लेकर के खेती तो करता है, लेकिन वास्तव में उसकी अपनी फसल पर उसका कोई अपना अधिकार नहीं रह जाता। वो किसी न किसी मजबूरी में षड्यंत्र का हिस्सा होकर के वो फसल उससे ले ली जाती है, और जिसका क्षोभ यहाँ मुन्नी की बातों में नज़र आ रहा है। मुन्नी कह रही है कि हम तो पैदा ही हुए हैं, हमारा तो जन्म हुआ है बाकी चुकाने के लिए। वो ये बताना चाह रही है कि हम जो है कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हमारे हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। अंतर समझिए, एक किसान मजदूर बन रहा है, जो मालिक था वो मजूरी कर रहा है। किसके लिए? पेट के लिए। पेट के लिए वो खेती भी करना शुरू करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो खेती उससे हो नहीं, खेती हो तो रही है, लेकिन उसकी अपनी फसल पर, उसकी अपनी मेहनत के परिणाम पर उसका कोई अधिकार नहीं है, और अंततः उसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है, और मजदूरी दूसरे के खेतों में जाकर करनी पड़ रही है। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। प्रेमचंद लिख रहे हैं कि गाली क्यों देगा? क्या मुन्नी कह रही है कि गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वास्तविकता से मुन्नी भी वाकिफ है और हल्कू तो जान ही रहा है, और इस वास्तविकता का भान, इस वास्तविकता का आभास कहीं न कहीं मुन्नी को हो रहा है, इसीलिए उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ रही हैं। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए, इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। प्रेमचंद यहाँ बता रहे हैं कि एक किसान जो अब जिसका अपनी मेहनत के परिणाम पर कोई हक नहीं है, उसके अपनी मेहनत से उगाई फसल या तो सामंतों के भर को हो रही है, जमींदार उसको ले रहे हैं कर और लगान के रूप में, या जो ब्याज लेकर के उसने फसल उगाई है महाजन उसे ले रहा है। और इतने से ही बात नहीं बन रही, जो मजदूरी करके वो ला रहा है और मजदूरी से जो रुपए उसे मिल रहे हैं, हल्कू उसे एक एक रुपए बचा करके कंबल के लिए रखा था, लेकिन साहूकार या साहूकार का आदमी पहुंच रहा है और मजदूरी के पैसे भी उसके हाथ से महाजन के यहाँ चले जा रहे हैं ब्याज के रूप में। वहाँ लिख रहे हैं कि एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा है। वास्तविकता यही है किसान जीवन की कि वो खेती तो कर रहा है, लेकिन वो दीनता के दबाव में धंसा जा रहा है। अगले भाग में देखते हैं, पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को
नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुगाल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वानी बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। प्रेमचंद इस आखिरी वाक्य में कि मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें, ये मानव सभ्यता के नाम पर जो कलंक है उसे शब्दों का बाना पहना दिया है। प्रेमचंद गांव के गरीब गुरबा किसान की जो वास्तविक दशा है उसका चित्रण किया है और कमोबेश 19-20 के अंतर के साथ स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन वास्तविकता कहीं न कहीं सीमांत और छोटी जोत के किसानों की स्थिति वही बनी है। हल्कू कह रहा है यहाँ पे कि 8 चीलम पी चुका हूँ लेकिन ठंड है कि जाती नहीं। यहाँ पर अपनी बेबसी, अपनी लाचारी को वो धोखा देने का काम कर रहा है। उसे ठंड लग रही है लेकिन बार बार वो खुद को भुलावा दे रहा है, खुद को धोखे में रख रहा है कि चीलम पी चुका 8 बार, पर ठंड जाने का नाम नहीं लेती। भला चीलम पीने से भी कहीं ठंड जाती है? आगे वो कह रहा है कि यह खेती का मजा है और बता रहा है कि यही खेती का वास्तविक मजा है कि मेहनत तुम करो, मलाई दूसरा कोई खाए। आगे लिखते हैं, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। वो बता रहा है कि इसी धरा पर ऐसे भी लोग हैं, इसी परिवेश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि चाह करके भी ठंड उन तक पहुंच नहीं सकती। और एक अभागे हम हैं कि ठंड को भगाने के लाख जतन कर लें पर ठंड भागने को कौन कहे, हमारे पास से जाने को ही तैयार नहीं है। मानो वो ठंड हम गरीबों के लिए ही आती है। और कह रहे हैं कि मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है और सच है कि भाग्यम फलति सर्वदा। और यही तकदीर की खूबी है कि जो लोग भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं उन्हें प्रेमचंद यहाँ बताना चाह रहे हैं, उन्हें ठंड तो क्या, गर्मी में गर्मी भी नहीं लगती। आगे लिखते हैं कि हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे सी उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा, निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाते हुए वह ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है
और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। मनुष्य जब संघर्षों में होता है तो ऐसी ढेर सारी व्यवस्थाएं वो स्वयं के जीवन को बिताने के लिए करता है, जैसा आज हल्कू कर रहा था। वरना कुत्ते को कौन गले लगाता? लोग तो दुत्कारते ही रहते हैं। लेकिन जब संकट आन पड़ता है तो व्यक्ति हर उस वस्तु को, हर उस स्थिति से गुजर जाना चाहता है जिससे उसका जीवन सुरक्षित रहे। आज हल्कू अपने तकदीर को कोसते हुए वही जतन कर रहा है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा, छपरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गए थे। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझसे पत्तियां बटोरते हुए देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया, दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिथोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव चले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसके अलावा वह ठंड को जलाकर भस्म कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष जैसे मालूम होते थे, मानो उस अथाह अहंकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहरा उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड लग रही है? जबरा कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतना ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। यहाँ हल्कू और जबरा पत्ते बिटोर कर कौड़ा तापने का काम कर रहे हैं। आमतौर पर ठंड में हम लोग अलाव जलाते हैं जिसे गांव में कौड़ा कहा जाता है, और इस कौड़े के माध्यम से ढेर सारे ऐसे लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ओढ़ने और बिछाने की व्यवस्था नहीं होती, इसी कौड़ा और अलाव के माध्यम से वो अपनी ठंड को दूर करते हैं। वही कार्य उस पूस की रात में हल्कू और जबरा
आम के पत्तों को बिटोर करके जला करके अपने ठंड को भगाने का कार्य कर रहे थे। और कहीं न कहीं प्रेमचंद बता रहे हैं कि वो अपनी दोहर, जो चद्दर वो लपेट करके रखा हुआ था, उसे वो बगल में रख लेता है और पैरों को इस कदर फैला करके सेंकने का काम करता है मानो वो ठंड को ललकारने का कार्य कर रहा हो और बुला रहा हो कि जितनी ठंड तुझे लगानी हो हे ठंड, तू लगा ले मुझे, अब मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अलाव जला करके पर्याप्त गर्मी की अनुभूति ले रहा हूँ। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल आता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कह न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपटें लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा, अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बची थी जो हवा के झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का झुंड उसके खेत में आ गया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ता है। वह अपनी जगह से न हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। ऐसी ही स्थिति आज भी किसानों के साथ वास्तविक रूप में मौजूद है। जब भी हम ग्रामीण अंचल में खेतों की तरफ बढ़ते हैं तो रात में मचान डाले किसान रहते तो हैं, लेकिन ठंड के कारण वो अपने घरों की ओर पलायन कर जाते हैं। और उन्हीं रातों में छुट्टे जानवर, जैसे हल्कू का खेत चर रहे हैं, वैसे हमारे ग्रामीण अंचल के किसानों की खेती वो छुट्टे जानवर चर करके समाप्त कर देते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थीं। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकरमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रह गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डाँड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा था। जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की यह दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। यहाँ प्रेमचंद जो आखिरी वाक्य है कि हल्कू प्रसन्न मुख से कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, मानो वो जान तो रहा है कि मजूरी करनी पड़ेगी, पर
मजूरी में जो कुछ भी मिलेगा वो चैन से अपने रात में अपने घर तो रह सकेगा, उसे इन दुर्गम परिस्थितियों का सामना उस ठंड की, पूस की ठंडी रातों में, माघ की ठंडी रातों में उसे खेत की रखवाली न करनी पड़ेगी और संभवतः आने वाले समय में वो खेती करने के चक्करों से भी बच सकेगा। न खेती करेगा, न उसे मालगुजारी भरनी पड़ेगी। लेकिन तत्काल में ये समस्या है, क्योंकि मुन्नी कह रही है कि अब फसल चौपट हो गई है, अब हमें मजूरी करके ही मालगुजारी भरनी पड़ेगी। वर्तमान की यही समस्या आज भी किसानों के सामने मौजूद है और प्रेमचंद ने भले ये कहानी 1930 में लिखी थी, लेकिन 2021-22 या वर्तमान सदी में अब तक जो भी 20-22 साल, 21 साल इस सदी में बीते हों, कहीं न कहीं ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। धन्यवाद। इस कहानी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और बेहतर सामग्री प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।